जो है जी रिसर्च की डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। रिसर्च की इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च हमारा यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर रिसर्च की डेफिनेशन आ जाती है। सबसे पहले आपने लिखना है री और सर्च को सेपरेट सेपरेट करके, ठीक है। उस दिन भी हमने रीड आउट किया था कि री का मतलब होता है अगेन और सर्च का मतलब होता है एग्जामिन करना। रिसर्च का मतलब क्या होता है कि आपने अगेन एंड अगेन किसी चीज को सर्च करना है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन हमने जो है वो थोड़ी सी देखी थी लास्ट टाइम भी। डेफिनेशन किस तरह की थी कि रिसर्च इज अ डिलीजेंट सिस्टमैटिक इंक्वायरी, यानी कि इंसान जो है वो सिस्टम वाइज एक इंक्वायरी करता है जो कि वैलिडेट करती है और रिफाइन करती है हमारे पास जो नॉलेज होता है उसको, और डेवलप करती है हमारे न्यू नॉलेज को, ठीक है। ये रिसर्च की डेफिनेशन हमने उस दिन भी पढ़ी थी। आपने बस इसको क्या करना है, अपने पास नोट डाउन कर लेना है बिल्कुल एज इट इज सीक्वेंस के अंदर। पहले रिसर्च का जो है वो आपने जिस तरह कहते हैं एटामोलॉजी जो है वो बतानी है री और सर्च करके, उसके बाद आपने इस तरह से लिखना है और लास्ट पे फिर आपने उसकी डेफिनेशन जो है वो स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर जो है वो आप जिस तरह से भी इजी हो आपने ये लिख लेनी है, ठीक है। रिसर्च इज अ डिलीजेंट सिस्टमैटिक इंक्वायरी और स्टडी दैट वैलिडेट्स एंड रिफाइंस द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड डेवलप्स द न्यू नॉलेज, ठीक है। तो ये आपने अपने पास इस तरह से ही जो है वो नोट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपका जो बुक के अंदर टॉपिक है व्हाट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो क्या होता है। अब हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है ना इसको मैं आपको समझाऊंगी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में हमारे पास है द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर ऑफ बेस्ट रिसर्च एविडेंस, ठीक है, नर्सिस क्लिनिकल एक्सपर्टीज दूसरी चीज, एंड पेशेंट सर्कमस्टांसेस एंड वैल्यूज ये तीसरी चीज है। इन तीनों चीजों का जो मिक्सचर है, और ये तीनों चीजें हमने मिक्स क्यों की हैं, टू प्रोड्यूस क्वालिटी सेफ कॉस्ट इफेक्टिव आउटकम, ठीक है। इन तीनों चीजों को हमने मिक्स करना है ताकि हम कॉस्ट इफेक्टिव आउटकम प्रोड्यूस कर सकें, तो उसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं ना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है, तो वो ये होता है कि हम अपने जो रिसर्च का नॉलेज होता है ना उसको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जो हम रिसर्च करते हैं, जो हम नॉलेज गेन करते हैं, उसको जब हम अपनी क्लिनिकल साइड पे जाके यूटिलाइज करते हैं ना, जो क्लिनिकल साइड पे हम पेशेंट्स देखते हैं उनको हम उनके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, यानी एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि एविडेंस बेस्ड है, जिसका हमारे पास कोई सबूत है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अगर आप ये लिखना चाहें ना कि द इंटीग्रेशन ऑफ रिसर्च इनटू द क्लिनिकल प्रैक्टिस इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो भी एक तरह से ठीक है, ठीक है। और अगर आप ये लिखना चाहें द इंटीग्रेशन, ये आपकी बुक की प्रॉपर लाइंस है तो इसके भी जो है आपको अथेंटिक है ज्यादा, ठीक है, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ बेस्ट रिसर्च एविडेंस, यानी आपने इंटीग्रेट किया किसको, रिसर्च के एविडेंस को, नर्सिस की जितनी भी क्लिनिकल एक्सपर्टीज थी उसको, और इसके अलावा जो पेशेंट की सर्कमस्टांसेस, पेशेंट की वैल्यूज वगैरह हैं, उनको देखते हुए आपने कॉस्ट इफेक्टिव आउटकम्स या कॉस्ट इफेक्टिव केयर प्रोवाइड की है, तो उसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। आपको एविडेंस बेस्ड मॉडल आगे जो है ना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मॉडल इस तरह से मिलेगा। लास्ट में हम ना बुक को भी एक दफा रिव्यू करेंगे, ठीक है, और कंटेंट के क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हुए हैं कि नहीं। अच्छा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मॉडल देखिए इस तरह से बना हुआ है। अब इसमें देखें बेस्ट, हमने ऊपर कहा था कि द इंटीग्रेशन ऑफ किसकी जी, बेस्ट रिसर्च एविडेंस, ठीक है, नर्सेस क्लिनिकल एक्सपर्टीज और पेशेंट सर्कमस्टांसेस एंड वैल्यूज। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो हम क्या करते हैं, क्वालिटी सेफ इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव आउटकम जो है प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है, तो आप उसकी डेफिनेशन लिखें। अगर आपसे पूछते हैं कि इसका मॉडल बताएं हमें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मॉडल क्या है, तो मॉडल में आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ड्रा कर देने तीनों चीजें, ठीक है, कि रिसर्च एविडेंस है, और हमने नर्सिस का जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज है उसको, और जो पेशेंट की सर्कमस्टांसेस है, पेशेंट की जो वैल्यूज हैं उनको मिक्स करके हमने क्वालिटी और सेफ कॉस्ट इफेक्टिव आउटकम्स जो हैं वो प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। तो ये हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मॉडल आ जाता है, ठीक है। अब अब हो सकता है आपको ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आ जाए, ठीक है। तो फिर आपने इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करना है। आपने बताना है जी बेस्ट रिसर्च एविडेंस अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। बेस्ट रिसर्च एविडेंस का मतलब ये है कि इंपेरिकल नॉलेज, इंपेरिकल नॉलेज कौन सा होता है, जो एक्सपीरियंसेस वगैरह से आता है हमारे पास, ठीक है। इंपेरिकल नॉलेज जनरेटेड फ्रॉम हेल्थ स्टडीज टू एड्रेस द क्लिनिकल प्रॉब्लम, ठीक है। जो नॉलेज हमने जनरेट किया है ताकि क्लिनिकल्स में जितनी भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं हम उनको क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें।
ठीक है। तो उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, रिसर्च एविडेंस। ठीक है, वो बेस्ट रिसर्च एविडेंस होती है हमारे पास। तो इंपिरिकल नॉलेज, बेस्ट रिसर्च एविडेंस की डेफिनेशन में आप इतनी को डेफिनेशन भी लिख देंगे तो ये इनफ है। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लिनिकल एक्सपर्टीज। क्लिनिकल एक्सपर्टीज से क्या मुराद है, नॉलेज एंड स्किल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी जो नर्स के अंदर स्किल है, नर्स का नॉलेज है, वो हमारे पास है क्लिनिकल एक्सपर्टीज। ठीक है। उसके बाद पेशेंट सर्कमस्टांसेस एंड वैल्यूज में क्या चीज आती है, जो पेशेंट की कंडीशन है, जो पेशेंट की स्टेट है, इन तीनों चीजों को हमने देखते हुए जब हमने कॉस्ट इफेक्टिव आउटकम प्रोवाइड करनी है तो उसको हम क्या कहेंगे, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मॉडल। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी हमने। ठीक है। उसके बाद हमने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की डेफिनेशन पढ़ी क्या होती है, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मॉडल जो होता है वो क्या होता है। ये तीन चीजें जो है वो अभी तक हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग, के जो रिसर्च है वो हिस्ट्री में किस तरह से डेवलप हुई। ठीक है। ये आपको कभी भी एससीक्यू में नहीं आएगा, लेकिन आपसे जो है ना वो एमसीक्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। अभी रिसेंटली जो यूएचएस का एग्जाम हुआ उसके अंदर उन्होंने पूछा था कि 1890 में बताएं, कि रिसर्च के साथ एमसीक्यू में आया हुआ था कि 1890 में जो है ना वो रिसर्च के अंदर क्या चेंजेस जो है वो आई थी। ठीक है। उन्होंने ऑप्शंस डिफरेंट दिए हुए थे, 1890 का पूछा हुआ था, 1870 का भी। तो इसमें से आपको सिर्फ एमसीक्यू आ सकते हैं, एससीक्यू नहीं आएंगे। ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं इसको, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। अगर किसी के पास नैन्सी की बुक पढ़ी हुई है तो वो भी इसको सामने रख सकता है। ठीक है। उसके अंदर से भी अंडरलाइन जो है वो कर सकता है इंपॉर्टेंट चीजों को। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पैरा है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग का, इसके अंदर आपको सबसे पहले जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिसर्च की जो मतलब कह लें कि इनिशिएटिव जिन्होंने लिया था वो कौन थी, नाइटिंगेल। ठीक है। 1850 में जो था ये काम स्टार्ट हुआ था, और स्टार्ट सबसे पहले रिसर्च किसने की थी, नाइटिंगेल ने सबसे पहले रिसर्च का काम जो था वो स्टार्ट किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है जी ये वाला ईरा, जब 1900 टू 1920 की बात हम करें कि 1900 से लेके 1920 तक किसने क्या क्या काम किया। तो 1900 में इसके अंदर बस दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। आप सारा पैराग्राफ बुक से पढ़ेंगे ना तो आपको फिर भी ये दो लाइनें ही इंपॉर्टेंट मिलेंगी। ठीक है, जो एमसीक्यू में आ सकती हैं या जो आई भी हुई हैं पहले। 1900 में जो है हमारे पास अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग जो था वो स्टार्ट हुआ। ठीक है। और 1924 में जो सबसे पहला डॉक्टोरल प्रोग्राम था, ठीक है, डॉक्टरी का प्रोग्राम जो था जिसको हम डीएनपी कहते हैं, ठीक है, डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, वो स्टार्ट हुआ था 1924 में। ठीक है। तो 19 और 1920 में सिर्फ ये चीज थी वो इम्पोर्टेंट थी, ये दो लाइनें आपने याद रखना। 1900 में क्या, अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग जो था वो स्टार्ट हुआ, और 1924 में सबसे पहला डॉक्टोरल प्रोग्राम यानी डीएनपी जिसको हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा डीएनपी, वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है। हिस्ट्री हम रीड करें तो हमने इंपॉर्टेंट चीजों को बस देखना है। अच्छा, ये क्या हुआ, ये 1950s में हमारे पास क्या हुआ कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन जो थी उन्होंने स्टार्ट अप लेना स्टार्ट किया। ठीक है। रिसर्च के लिए इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट किए किसने, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने। और 1952 में फर्स्ट जर्नल जो था वो पब्लिश हुआ। आपने बस ये की पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। ठीक है। 1953 में इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो था वो बना था। ठीक है। ये 1950s की सारी जो है वो चीजें हैं। 1900 1920s हो गया, 1950s में हमने देख लिया। उसके बाद 1970 ये एमसीक्यू जो था वो आया हुआ था कि कब नर्सिस ने अपने कम्युनिकेशन के इश्यूज जो थे वो सॉल्व करना शुरू किए। ठीक है। तो वो 1970 में था। ये यूएचएस का एमसीक्यू है कि कब नर्सेज ने जो थे वो अपने कम्युनिकेशन के इश्यूज को टैकल करना स्टार्ट किया था। तो ये एमसीक्यू जो था वो आया हुआ था, ये 1970s का आंसर था। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सारे जो है वो पढ़ने पड़े हैं कि किसी में से भी जो है वो कोई भी एमसीक्यू वो उठा के दे सकते हैं। ठीक है। तो आपने जो है वो इन सबको अच्छे से रीड करना है। और काउंसिल ऑफ नर्सिंग रिसर्च जो थी वो कब स्टेब्लिश हुई थी जी, वो भी 1970s में ही हुई थी। ठीक है। ये आपने दो दो तीन तीन मरतबा इन सबको रीड किया तो ये आपके फिंगर हो जाएंगे। ठीक है। 1980s में अगर हम बात करें तो कुछ न्यू जर्नल जो थे वो बने थे, जिस तरह के कैंसर नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, यानी डिफरेंट नर्सिंग की ब्रांचेस जो थी ना वो स्टार्ट हुई थी 1980s में। 1985 में नेशनल सेंटर फॉर नर्सिंग रिसर्च बना, और 1999 में कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग मॉडल्स जो थे वो आना स्टार्ट हुए थे। ठीक है। तो ये आपने इसी तरह से जो है वो इनको रीड आउट करना है, और इनको दो तीन है, फिर आपको हिस्ट्री की अच्छे से समझ आएगी, और आपका ये पैराग्राफ स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स ने इसको स्किप किया था तो इसमें से एमसीक्यू जो था वो आ गया था लास्ट से लास्ट टाइम। ठीक है। 1900 और 1920, फिर 1950s, फिर 1970s और 1980 और 1999। ठीक है। ये जो है वो अपने इस तरह से ही जो है उनको याद करना है। ठीक है जी, ये हमारे पास होता है हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है। दोबारा से एक दफा हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। रिसर्च की डेफिनेशन,
एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मॉडल क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हिस्ट्री जो थी वो हमने थोड़ी सी रिसर्च की पढ़ ली है। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि हम नॉलेज को किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो हमने लास्ट टाइम भी जो है वो थोड़ा सा देखा था, ठीक है। उस दिन हमने थोड़ी सी मैम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को दोबारा जरा दोहराएंगी? फिर मैं अभी शामिल हुई, पता नहीं चला। ओके ओके, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है ना वो बेसिकली एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में ना हमारे पास आता था कि हम क्या करते हैं कि जो एविडेंस बेस्ड है ना, मतलब आपको किसी चीज का सबूत चाहिए, आपने जो जो भी नॉलेज रिसर्च से गेन किया होता है ना, वो अपने जी क्लिनिकल जी। प्रैक्टिस के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व करना होता है, उसको इंटीग्रेट करना होता है। यानी आपने रिसर्च पढ़ी है ना, अब ठीक है, अब आप रिसर्च पढ़ रहे हैं तो आपने क्या करना है, अब ये जो रिसर्च से आपको नॉलेज गेन होगा ना, आपने उसको जाके अपनी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो उसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे किसको, अपने रिसर्च के नॉलेज को क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ, तो उसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये तो हमारी मतलब थ्योरेटिकल कह लो या कंसेप्चुअल डेफिनेशन कह लो ना, ये जो हमने समझने के लिए पढ़ी है। लेकिन जो बुक की डेफिनेशन है ना वो क्या है कि हमने क्या करना होता है, तीन चीजों को इंटीग्रेट करना होता है। रिसर्च का एविडेंस यानी जो हमें बुक्स वगैरह से मिल जाएगा, ठीक है। नर्सिस को कितना नॉलेज है, कितनी उसकी स्किल है, कितनी एक्सपर्टीज है, उसको भी हमने मिलाना है। रिसर्च के एविडेंस को भी मिलाना है और पेशेंट की कंडीशन को भी देखना है, ठीक है। इन तीनों चीजों को मिला के हमने कॉस्ट इफेक्टिव आउटकम प्रोड्यूस करना है, तो इस चीज को हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। हमने क्या करना है, रिसर्च एविडेंस को, नर्स की एक्सपर्टीज को और पेशेंट की जो कंडीशन है, उन तीनों चीजों को जो है वो मिला के, इसको भी देखना है अच्छे से, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, फिर इनको मिलाना है और इन तीनों को मिला के हमने कॉस्ट इफेक्टिव आउटकम, तो उसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। इसका मॉडल आप देखेंगे तो मॉडल में भी यही तीनों चीजें एक्सप्लेन हुई होंगी, ठीक है। इरम समझ लगी आपको? जी मैम, ओके, थैंक यू। चलिए हिस्ट्री जो है वो हमने रीड आउट कर ली है। अब हम नॉलेज की बात करने लगे थे, तो उस दिन हमने जो है नॉलेज को गेन करने के लिए कुछ निमोनिक्स बनाई थी, ठीक है, लेकिन वो आपके बुक के अकॉर्डिंग नहीं थी, वो कास्टल हमने बनाई थी, ठीक है। आज हम बैट जो है वो बना रहे हैं, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है सारा कुछ, ठीक है। तो आप उसको भी जो है वो देख लीजिएगा, इसको भी जो है वो आप एक दफा देख लीजिएगा, दोनों को आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास निमोनिक है बैट, ट्रिप, ठीक है। बैट और ट्रिप, बैट मतलब बोरोइंग, सबसे पहले बोरोइंग यानी नॉलेज जो है वो हम किसी से बोरो करते हैं, ठीक है, दूसरे डिसिप्लिन से हम नॉलेज लेते हैं। ए से है अथॉरिटी, टी से है ट्रेडिशन, फिर टी से ट्रायल एंड एरर, आर से रोल मॉडलिंग, आई से इंट्यूशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं जी। तो बोरिंग सबसे पहले हम इसको रीड आउट करेंगे, आपने साथ साथ नोट करते जाना है। बी से है बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना, यानी हम नॉलेज जो है वो किसी से उधार ले रहे हैं। तो ये इसका असल मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ना दूसरे डिसिप्लिन से, जिस तरह हम कहते हैं कि साइकोलॉजी की कोई ब्रांच है, ठीक, या मेंटल हेल्थ की है, या किसी और, जैसे हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ा है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग असल में क्या थी, वो साइकोलॉजी की कोई ब्रांच थी जो हमने अपने अपनी नर्सिंग के डिसिप्लिन के अंदर उसको यूटिलाइज किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, किसी दूसरे डिसिप्लिन से उसकी ब्रांच जो थी वो बोरो कर ली, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बोरो करना। इस तरह से हम नॉलेज जो है वो दूसरे डिसिप्लिन से ले लेते हैं, दूसरे डिसिप्लिन मतलब दूसरे शोबे वगैरह या दूसरा डिपार्टमेंट वगैरह, उससे हम नॉलेज जो है वो गेन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो नॉलेज हम बोरो करते हैं ना, ये नीचे एरो नजर आ रहा है, वो डायरेक्टली भी हो सकता है और इंटेग्रेटिंग भी हो सकता है, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर से लाइन उठाई गई है। डायरेक्टली बोरोइंग क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन किसी दूसरे डिसिप्लिन से ले रहे हैं और उसको एज जो है ना वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। वहां से नॉलेज लिया, किसी की ये वाली लाइन अच्छी लगी, वो पकड़ी, अपने नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर जो है वो डाल दी, वो डायरेक्टली आपने बोरो कर लिया। एक होता है इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग होता है कि जिस तरह से मैंने आपको मेंटल हेल्थ की एग्जांपल दी ना, कि वो साइकोलॉजी की ब्रांच थी, तो आपने उसके अंदर से मेंटल हेल्थ का वर्ड निकाल दिया, उसको फिर इंटीग्रेट किया नर्सिंग के साथ, ठीक है। तो वो बन गया मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग करना, ठीक है। तो डायरेक्टली बोरोइंग भी होती है, इंटीग्रेटिंग बोरोइंग भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास ए से आता है अथॉरिटी, अथॉरिटी से मतलब कि जिसके पास एक्सपर्ट, जिसके पास
पहले से स्किल है, जिसके पास नॉलेज है। जैसे हम अब जाते हैं हॉस्पिटल में तो हमारे से जो सीनियर स्टाफ होता है, ठीक है, हेड नर्स है हमारी, उनके पास ज्यादा नॉलेज है, उनके पास ज्यादा स्किल है, ठीक है, और उनसे जो है वो हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। टी से आता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पहले से चलती आ रही होती हैं, ठीक है। कुछ नॉलेज इस तरह का होता है जो पहले से ही चलता आ रहा होता है, इस तरह के बिलीव जो कि हमारे कस्टम्स बेस होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या होता है कि आप बार बार गलतियां करते हो और फिर उससे जो है अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, ठीक है। कोई भी स्टाफ नर्स जो होती है वो पहले जब जाती है तो उसको सारा काम पहले नहीं आता होता, ठीक है। वो पहले करेगी, मिस्टेक होगी, फिर वो सीखेगी, ठीक है। तो उस तरह से भी नॉलेज जो है वो गेन होता है, उसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। उसके बाद है रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग क्या होता है कि आप किसी एक्सपर्ट के बिहेवियर को कॉपी करते हो, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट नर्स जो है वो हॉस्पिटल सेटिंग में जाती है ना, तो जो स्टाफ काम कर रही होती है वो उसके बिहेवियर को क्या करती है, इमिटेट करती है। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। तो वो उसके बिहेवियर को कॉपी करती है, तो इसको हम कहते हैं रोल मॉडलिंग, ठीक है जी। उसके बाद आता है इंट्यूशन। अच्छा जी, ये ना एक एमसीक्यू था, ये बुक लाइन भी है और उसके अंदर से उठाया गया कि इंटेंस फॉर्म ऑफ रोल मॉडलिंग इज, ठीक है। रोल मॉडलिंग जो है उसकी इंटेंस फॉर्म क्या होती है, जब रोल मॉडलिंग फुल पीक पे चली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेंटोरशिप, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इंटेंस फॉर्म ऑफ रोल मॉडलिंग इज मेंटोरशिप, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आई आता था, आई से आता है इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है कि आप सोच विचार करते हो, ठीक है, आप अपने जहन पे जोर डालते हो, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद इंट्यूशन करने के बाद जो है वो आपके पास नॉलेज जो गेन है वो भी आपका आपके ब्रेन से, ठीक है, नॉलेज ओरिजिनेट होता है, वो आप गेन कर लेते हो। तो इंट्यूशन क्या होता है, इनसाइट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। यानी जब आप डीप जो है वो थिंकिंग करते हो तो उससे आपको नॉलेज गेन होता है। अब ये लाइन जो है वो आपको अगर बुक से मिल जाए तो एंड गुड, आपने इसको हाईलाइट कर लेना है कि जो इंट्यूशन होता है आल्सो नोन एज गट फीलिंग और हंच, ठीक है, ये बुक की लाइन कि जो इंट्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, गट फीलिंग भी कहते हैं और हंच भी कहते हैं, ठीक है जी। ये दो एमसीक्यू आपके इस पेज के ऊपर कवर होते हैं कि इंटेंस फॉर्म ऑफ रोल मॉडलिंग इज मेंटोरशिप, ये बोल्ड करके भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इन साइड को हम गट फीलिंग और हंच भी कहते हैं, ये भी बोल्ड करके आपकी बुक के अंदर मेंशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास आता है पी, और पी से क्या बनता है, पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब कि जिस तरह से आप लोग एक्सपीरियंस करते जाते हो, बार बार एक चीज का एक्सपीरियंस होता जाता है। एक स्टाफ जो होती है वो एक वार्ड में जितनी देर रहती है ना उसको एक्सपीरियंस उतना ज्यादा होता जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंसान को एज के साथ भी होता जाता है एक्सपीरियंस, ठीक है, तो जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होता है उतना उसके पास नॉलेज ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, बैनर ने कुछ स्टेजेस दी थी आपने जो है ना वो सेमिनार के अंदर या दो तीन लीडरशिप के अंदर भी पढ़ी होंगी। बैनर की स्टेजेस होती हैं, बैनर ने स्टेजेस दी थी 1984 में। उसने कहा था जी सबसे पहले इंसान नोवाइस होता है, नोवाइस कुछ नहीं पता उसको, ठीक है। उसके बाद वो एडवांस बिगिनर आता है, ठीक है, यानी वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करता है, वो थोड़ा सा उसके पास नॉलेज आ जाता है। उसके बाद कॉम्पिटेंट बन जाता है वो, फिर प्रोफिशिएंट हो जाता है और फिर लास्ट पे जो है वो एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये किसकी, ये स्टेजेस हैं बैनर की, 1984 में उसने दी थी। सबसे पहले वो नोवाइस होता है, फिर बिगिनर, फिर कॉम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये बैनर की स्टेजेस हैं, ये भी जो है ना हमने याद करनी है इसके अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास बैड ट्रिप का जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि नॉलेज को नर्सिंग के अंदर किस तरह से गेन किया जा सकता है। हमने पढ़ लिया बैड ट्रिप के थ्रू, बी से बोरोइंग था, अथॉरिटी था, ट्रेडिशन था, ट्रायल एंड एरर है, रोल मॉडलिंग है, इंट्यूशन और पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया बोरिंग दो तरह की होती है, डायरेक्टली होती है, ठीक है। और लास्ट पे हमने इंट्यूशन का दो एमसीक्यूज जो थे वो सॉल्व कर लिया हमने, मेंटोरशिप वाला, गट फीलिंग वाला, और हमने बैनर की स्टेजेस जो हैं वो पढ़ ली। तो यहाँ पे हमारा नॉलेज वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, आगे आपके पास ना कुछ रिसर्च मेथड्स थे जिसमें कि आपने मतलब नॉलेज गेन करते हुए आपने कुछ रिसर्च मेथड्स यूज करने हैं। कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने जो है वो इसके ऊपर आपने लिखते हुए इंपॉर्टेंट भी लिख लेना है, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है, ठीक है, मिक्स्ड मेथड और आउटकम रिसर्च मेथड। कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड बस। हालांकि मिक्स्ड मेथड भी एक टाइप है, ठीक है, आउटकम रिसर्च भी जो है वो मेथड्स की एक टाइप आ जाती है रिसर्च मेथड्स की, ठीक है। तो आपने ये चारों लिखनी है। रिसर्च मेथड्स में हमारे पास क्या क्या आता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और उसके बाद हमारे पास आता है मिक्स्ड, और उसके बाद आउटकम रिसर्च।
अब क्वालिटेटिव जो होते हैं और क्वांटिटेटिव, ज्यादा दो जो है ना ये वाले हम इनको जो है ना वो डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। मेजर टॉपिक ये है, हम इसको पढ़ेंगे, जो ये दूसरा ये माइनर है, ठीक है। अच्छा जी, क्वांटिटेटिव की आगे से टाइप होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के नाम से ही जो है वो जाहिर है कि इसमें हमने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। कोई भी फिनोमिना है आपने उसको डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। इस तरह का रिसर्च मेथड जिसमें हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, ठीक है। उसके बाद आता है कोरिलेशनल रिसर्च मेथड, ये क्वांटिटेटिव की ही टाइप्स हैं चार, ठीक है। कोरिलेशनल रिसर्च मेथड में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को बताते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप को जो चीज बताएगी ना वो होगी कोरिलेशनल। देखिए उसके अंदर ही उसका वर्ड का मतलब छुपा हुआ है, रिलेशनल, ठीक है। रिलेशनशिप को बता रही है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। अब हमने जब फर्स्ट लेक्चर जो था वो पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था क्वाजी एक्सपेरिमेंटल भी और एक्सपेरिमेंटल भी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। किसी को याद है वो तीन चीजें कौन कौन सी थी? मैनिपुलेशन मैम, एक हाँ तो जी, मैनिपुलेशन था, एक था रेंडमाइजेशन, और बिल्कुल, लास्ट था कंट्रोल्ड। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैनिपुलेशन, कंट्रोल और रेंडमाइजेशन, ठीक है। जिसके अंदर ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं वो था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। और कॉजी में क्या होता है कि तीनों चीजें जो है वो नहीं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें से जो है वो मैंने कहा था कि एक चीज तो जो है वो प्रेजेंट होती है रेंडमाइजेशन और कंट्रोल, यानी मैनिपुलेशन तो प्रेजेंट होगा लेकिन रेंडमाइजेशन और कंट्रोल में से कोई एक चीज प्रेजेंट होगी, दोनों चीजें इकट्ठी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। वो कॉजी एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है जी। क्वांटिटेटिव हमारे पास कवर किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में सबसे पहले हमारे पास है फिनोमिनोलॉजिकल। हम लोग रीड किया था कि फिनोमिनोलॉजिकल जो होती है वो क्या होती है कि जो किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रही होगी, ठीक है। फिनोमिनोलॉजिकल हमारे पास क्या होती है, जो किसी भी फिनोमिना को डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करती है, वो हमारे पास फिनोमिनोलॉजिकल आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड के लिए किसी भी जो थ्योरी होती है ना उसको हमने रिफाइन करने के लिए एक मेथड बनाया हुआ है, उसको हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है। कोई भी जो है वो एक ये ना बेसिकली एक इंडक्टिव टेक्निक है जो कि हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, जब भी हमने किसी थ्योरी को टेस्ट करना हो, उसको वैलिडेट करना हो, उसको रिफाइन करना हो किसी थ्योरी को, ठीक है। तो तब हम ये ग्राउंडेड थ्योरी की टर्म जो है वो यूज करते हैं। और ये भी एक एमसीक्यू आया था कि ग्राउंडेड थ्योरी जो थी वो किसने बनाई थी। तो ये आपकी बुक के अंदर ना नैन्सी की बुक के अंदर पेज नंबर 16 पे लास्ट पे लिखा होगा कि ग्लासर एंड स्ट्रॉस ने ना हाँ ग्लासर एंड स्ट्रॉस ने 1967 में इसको ना ग्राउंडेड थ्योरी को जो था वो डिस्कवर किया था, ठीक है। ग्लासर एंड स्ट्रॉस ने 1967 में ग्राउंडेड थ्योरी को जो था वो डिस्कवर किया था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एथनोग्राफी। तो एथनोग्राफी जो है वो एक, जिस तरह आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं, हम डिटेल स्टडी करते हैं कल्चर की, ठीक है। तो एथनोग्राफिक रिसर्च में क्या करते हैं, कल्चर को जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। तो एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव डिजाइन भी जो होता है ये बेसिकली हम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी इश्यू को जो है ना एड्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमें डिटेल में जो है ना हम उसको एक्सप्लोर करें और हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स थे और ये हमारे पास कौन से थे, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वाली इसकी थी टाइप वो थी मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड में बोला क्या होता है कि ये दोनों चीजों को कंबाइन कर देते हैं, यानी क्वांटिटेटिव को भी और क्वालिटेटिव को भी। दोनों चीजें जब एक ही मेथड के अंदर कंबाइन हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास आ जाता है मिक्स्ड मेथड। नेक्स्ट हमारे पास आउटकम रिसर्च मेथड था। तो आउटकम रिसर्च मेथड हमें बेसिकली जो है वो फोकस करते हैं किस चीज के ऊपर, कि हमारा पेशेंट जो है वो कितना कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है। हम उसकी आउटकम के ऊपर जो है ना वो फोकस करते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स के ऊपर हम ज्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अब ये जो है ना अंडरलाइन हुआ होगा आपकी बुक के अंदर भी कि असेंशियल एरियाज जिसमें हम ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं आउटकम रिसर्च के अंदर ना, ये चार एरियाज है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि आपका ना आगे आपके कंटेंट के अंदर ना एक उन्होंने अलग से चैप्टर दिया हुआ है आउटकम रिसर्च का, ठीक है। क्या पूरा टॉपिक है आउटकम रिसर्च का ना, तो आपको जहां से भी आउटकम रिसर्च से रिलेटेड जो भी मटेरियल मिले आपने उसको फौरन से याद कर लेना, ठीक है। अब आउटकम रिसर्च के अंदर जो आपकी बुक के अंदर लिखी है चीजें वो ये चार चीजें हैं कि आउटकम रिसर्च के अंदर ना हम इन एरियाज को ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं। का रिस्पॉन्स किस तरह से है, ठीक है, आ रहा आउटकम देख रहे हैं ना हम,
पेशेंट फाइनेंशियली मेंटेनेंस है कि नहीं, पेशेंट अगर खुद हेल्दी होगा ना तो वो काम करेगा और वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो खुद हेल्दी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो वो फाइनेंशियली भी जो है वीक हो जाएगा। फंक्शनल आउटकम, उसको फंक्शनल, वो कितना फंक्शनली जो है वो बेटर हो गया आगे से, ठीक है। ये पेशेंट की सेटिस्फेक्शन। तो ये 4 एरियाज हैं जो हम आउटकम रिसर्च के अंदर जो है वो याद रखते हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 4 एरियाज जो है वो आपने याद रखना, हो सकता है आपको एससीक्यूज में या वैसे जो है वो पूछ लिए जाए, ठीक है। तो ये 4 एरियाज हैं, ये आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट 2 डेफिनेशन है, ये आपने बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। जब मर्जी लेक्चर के दौरान मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने मुझे बतानी है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि ये इज अ यूनिक डायनामिक एंड सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव अप्रोच है, यूज टू डिस्क्राइब लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड गिव देम मीनिंग, यानी जो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम, क्वालिटेटिव है ना, क्वालिटी से निकला है, लाइफ की क्वालिटी किस तरह से है, लाइफ का एक्सपीरियंस किस तरह से है, या हमारी लाइफ का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इस सब के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं, ठीक है। यूनिक डायनामिक एंड सब्जेक्टिव अप्रोच यूज टू डिस्क्राइब लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड गिव देम मीनिंग, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है और फिंगर टिप्स पे इसको याद करना है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है जी, फॉर्मल है, ठीक है, बहुत फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं होती है, बहुत फॉर्मल होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन नंबर पे डिपेंड करती है ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। वो सब्जेक्टिव थी और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। सिस्टमैटिक, एक सिस्टम वाइज जो है वो चलती है, सिस्टमैटिक प्रोसेस यूजिंग द न्यूमेरिकल डाटा टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। ये क्या करता है, नंबर्स को यूज करता है, न्यूमेरिकल डाटा नंबर्स को यूज करता है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है जी। तो आपने क्वालिटेटिव रिसर्च की डेफिनेशन याद करनी है और क्वांटिटेटिव रिसर्च की डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है जो कि लाइव एक्सपीरियंसेस को बताती है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है जो कि न्यूमेरिकल डाटा नंबर्स को यूज करती है और हमें वर्ल्ड के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये जो है वो आपने नोट डाउन कर लेना अपने पास, और इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से आपने याद करनी है। रिसर्च के पर्पसेस जो है वो क्या होते हैं, ये दोबारा से लिखने का मकसद ये था कि आपको बुक के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपरेशन हो जाए। तो बुक के अंदर ना ये 4 पर्पसेस जो है वो इसके मेंशन है एमएससी के अंदर, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। रिसर्च के जो पर्पसेस हैं वो क्या है जी, आपने डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। डिस्क्राइब क्या करना है आपने, नेचर को और रिलेशनशिप, किस चीज का नेचर, क्या नेचर और क्या रिलेशनशिप, ठीक है। जो भी आप कह लें कि नर्सिंग फिनोमिना है, ठीक है, आपने उसको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर, उसकी नेचर क्या है आपने ये बताना है, और जो फिनोमिना है उसके आपस में रिलेशनशिप जो है वो क्या है, उनके दरमियान क्या सेंस बन रही है, इस चीज को आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन जो है वो एक रिसर्च का पर्पज होता है। उसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ जाती है, एक्सप्लेनेशन में हम रिलेशनशिप भी बताते हैं और रीजंस को भी बताते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करके एक्सप्लेनेशन देते हैं प्रॉपर। प्रिडिक्शन में हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं, प्रोबेबिलिटी चांसेस वगैरह जो होते हैं, क्योंकि इसके इतने चांसेस हैं, इस सिचुएशन के होने के इतने चांसेस है, जैसे हम कहते हैं ना कि रिस्क ऑफ अ डिजीज, ठीक है, या हम कहते हैं कि प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर। तो इस तरह से हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम पॉसिबिलिटी को बताते हैं, प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। और एक रिसर्च का पर्पस होता है कि हम कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब ये है कि आप, आपकी एबिलिटी के आप जो है वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के रिजल्ट्स आप चाहते हो आप उस तरह के रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस चीज को हम कहते हैं कंट्रोल। पर्पसेज ऑफ रिसर्च में हमारे पास क्या आता है, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन और कंट्रोल, ठीक। ये 4 जो है वो अपनी मेन है, ये जरूर लिखनी है। इनके अलावा आप अगर मेंशन करना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें इशू नहीं है। लेकिन ये 4 जो है वो बुकिश हैं, ये आपने जरूर मेंशन करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये एक टेबल है जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस जो है वो आपको बताएगा, क्वांटिटेटिव में क्या आता है और क्वालिटेटिव में क्या आता है, ठीक है। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स है और उसके बाद क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से और गौर से सुनना है। सबसे पहले फिजिकल ओरिजिन आ जाता है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये आपने वर्ड याद रखना है। ये बेसिकली एक फिलोसफी ब्रांच है जो कि लॉजिक पे बेस करती है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो रिसर्च होती है ना वो लॉजिक्स पे बेस करती है, और जो क्वालिटेटिव होती है वो नेचुरल रिसर्च होती है, ठीक है। नेचर होती है, क्वालिटी पे डिपेंड करती है। तो फिलोसफिकल ओरिजिन इसका है और इसका जो है वो इतना नहीं है, ये नेचर पे डिपेंड करती है। पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा है बेसिस ऑफ नोइंग, ठीक है, यानी जानने की जो बेसिस है वो क्या है।
तो जो क्वांटिटेटिव होती है वो हमारे पास ऐसे की रिसर्च है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव है वो हमारे पास सिर्फ कोई भी फिनोमेना उसको उसको बताना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, ये हमारे पास बताती है। थ्योरेटिकल फोकस की अगर हम बात करें तो ये टेस्ट करती है थ्योरी को और ये डेवलप करती है थ्योरी को, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव है वो टेस्टिंग के लिए यूज होती है, क्योंकि उसमें हम स्टैट वगैरह लगाते हैं ना, नंबर्स वगैरह लगाते हैं। तो ये टेस्ट करती है थ्योरी को और ये डेवलप करती है थ्योरी को। रिसर्चर इन्वॉल्वमेंट देखें तो क्वांटिटेटिव के अंदर ऑब्जेक्टिव है, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है। क्वांटिटेटिव के अंदर रिसर्चर जो है वो ऑब्जेक्टिवली इन्वॉल्व होगा, जबकि क्वालिटेटिव के अंदर जो है वो सब्जेक्टिवली इन्वॉल्व होगा। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट की अगर हम बात करें कि हम क्वांटिटेटिव के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है, तो हम क्वेश्चनेयर डेवलप करते हैं। आपने जब रिसर्च की होगी आपके सीनियर्स ने, तो उन्होंने आपको कुछ क्वेश्चनेयर दिए होंगे कि बच्चे ये सॉल्व कर दो, इसको फिल कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो स्टडी कर रहे हैं ना वो क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव के लिए हमेशा हम क्वेश्चनेयर यूज करते हैं या कोई स्केल्स वगैरह यूज करते हैं। और जब क्वालिटेटिव स्टडी हो रही है तो हम इंटरव्यूज करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फोकस ग्रुप करते हैं, क्योंकि इनकी मेजरमेंट ही इस तरीके से होती है, ठीक है। डाटा जो होता है क्वांटिटेटिव के अंदर नंबर्स की फॉर्म में होता है और क्वालिटेटिव के अंदर जो है वो वर्ड्स की फॉर्म में होता है। और लास्ट में हमारे पास एनालिसिस आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि स्टैट्स वगैरह हमें डिस्कवर करना होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, नंबर्स को हम देखते हैं किसके अंदर, क्वांटिटेटिव के अंदर। और क्वालिटेटिव के अंदर हम टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का थोड़ा सा डिफरेंस था, ये आपने जो इसको अच्छे से देख लेना है। अब नेक्स्ट जो है वो ये आपका कंटेंट का क्वेश्चन है कि अंडरस्टैंड इन नर्सिंग रिसर्च। कंटेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो ये कंटेंट के क्वेश्चन थे जो हम ऐसे से कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आगे, ठीक है। इन केस अगर मीटिंग जो है वो टाइम जो है वो थोड़ा सा वो हो रहा है, कवर अप हो रहा है, तो अगर मीटिंग जो है वो बंद होती है तो आपने दोबारा से ज्वाइन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है और फिर कंटेंट का ही क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये आपके कंटेंट का क्वेश्चन नंबर 4 था कि आपने रोल बताना है अपना नर्सिंग रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर था वो बुक के अंदर से ये बन रहा है कि पहले आपने ये टेबल जो है वो अच्छे से ड्रा करना है, ठीक है। इस टेबल को जो है वो आप देख सकते हैं बुक के अंदर भी, ठीक है। आपने इस टेबल को जो है वो ड्रा करना है, इतना कोई टेबल है, ठीक है। इस टेबल के अंदर आपने लिखना है कि बीएसएन का क्या रोल है, एमएसएन का क्या रोल है, पीएस वालों का क्या रोल है, पीएचडी वालों का और पोस्ट ग्रेजुएट का क्या रोल है, ठीक है। बीएसएन जो है वो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग है। इन्होंने 3 काम करने होते हैं। जो आपकी बुक के अंदर टेबल बना हुआ है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये बुलेट्स में याद करने हैं, मतलब ये बुलेट्स में पॉइंट्स हैं वो आपने याद कर लेने हैं, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। बीएसएन क्या करती है जी, रीड करती है, क्रिटिकली अप्रेज करती है जो भी स्टडीज होती हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, डाटा कलेक्ट करेगी, क्योंकि छोटे लेवल पे है ना अभी, इसलिए। एमएसएन वाले क्या करेंगे, क्रिटिकली अप्रेज भी करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और उनके अंदर थोड़ी एक्सपर्टीज भी आ जाती है, ठीक है। डीएनपी वाले क्या करते हैं, एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन जो है उनकी एजुकेशन के अंदर शामिल होती है, कंडक्ट क्लिनिकल स्टडीज, वो क्लिनिकल स्टडीज की तरफ जो है वो मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। पीएचडी आ जाती है आगे, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन नर्सिंग, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर यानी सर्च करने वाले होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो ऊपर लेवल के मतलब बीएसएन वाले हो गए, एमएसएन वाले हो गए, उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं, ठीक है। लास्ट में पोस्ट डॉक्टरेट आ जाता है। ये क्या करते हैं जो अपनी फंडिंग ज्यादा करते हैं, मतलब रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग करते हैं, बाकियों को भी कहते हैं आप भी रिसर्च करो, ठीक है। तो सबको जो है वो फंड्स प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आप लोग रिसर्च करो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि कवर होता है इसके साथ। बीएसएन आप इतना भी लिख दोगे ना तो उसमें आपको पूरे 5 नंबर जो है वो दे देंगे, ठीक है। बीएसएन, एमएसएन, डीएनपी, पीएचडी और लास्ट पे पोस्ट डॉक्टरेट, इनका क्या क्या जो है वो हमारे पास रोल है और क्या क्या वो एक्सपर्टीज या कॉम्पिटेंसीज जो है वो परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो लिख, उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 मिनट से भी जो है वो कम टाइम हमारे पास जो है वो रह गया है। तो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है कि आप बेस्ट रिसर्च एविडेंस जो है वो किस तरह से जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें आपने ना 3 चीजें देखनी है, ठीक है। स्ट्रेटजीज, लेवल्स और गाइडलाइंस, 3 चीजें हैं, ठीक है। आपकी बुक के अंदर जो है वो इसको मिक्स करके उन्होंने लिखा हुआ है, आपने इस तरह से जो है वो सेपरेट करके जो है वो लिखना है, ठीक है।
तो बेस्ट रिसर्च एविडेंस के लिए आपने 3 चीजें जो है वो नोट करनी है। स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, लेवल्स हो सकते हैं, और गाइडलाइंस हो सकती हैं। अब स्ट्रेटजीज के अंदर आगे से आपने हेडिंग बनानी है 4 चीजों की, ठीक है। 4 स्ट्रेटजीज जो है वो हम यूज कर सकते हैं रिसर्च एविडेंस, बेस्ट रिसर्च एविडेंस को देखने के लिए। सबसे पहले है सिस्टमैटिक रिव्यू। आपने नाम सुना होगा सिस्टमैटिक रिव्यू। जो है वो क्या होता है, हमारे पास सिस्टमैटिक रिव्यू होता है कि हम सिस्टमैटिकली यानी एक सिस्टम वाइज जो है वो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं चीजों को, ठीक है। और जो रिसर्च के एविडेंसेस होते हैं उनको हम क्रिटिकली अप्रेज करते हैं। क्रिटिकल अप्रेज क्या होता है कि आपने ना मतलब उसको अच्छे से देखना है, उसके अंदर से गलतियां निकालनी है, उसको देखना है कि वो आपके अकॉर्डिंग है भी कि नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिस्टम वाइज आइडेंटिफाई करना है और क्रिटिकली अप्रेज करना होता है रिसर्च एविडेंस को। इस चीज को हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक रिव्यू की, मेटा एनालिसिस की, मेटा सिंथेसिस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजीज के अंदर हमारे पास आता है सिस्टमैटिक रिव्यू। आपको समझ लगी, आपने सिस्टम वाइज क्या करना है, रिव्यू करना है, ठीक है। सिस्टम वाइज आपने क्या करना है, अपने रिसर्च को देखना है, सिस्टम वाइज रिव्यू करना है। ये हमारे पास ज्यादातर क्वांटिटेटिव स्टडीज में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटा एनालिसिस। अब मेटा एनालिसिस क्या होता है, आपने इसको अच्छे से समझना है कि मेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि पहले जितनी भी क्वांटिटेटिव स्टडीज हो चुकी हुई हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव हमने पढ़ा है कि जिनके अंदर नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी क्वांटिटेटिव स्टडीज पहले हो चुकी हुई है ना, उनके रिजल्ट्स को आपने क्या करना है, कंपाइल कर लेना है, उनके रिजल्ट्स को जमा कर लेना है अपने पास, ठीक है। तो जितनी भी क्वांटिटेटिव स्टडीज हो चुकी हैं उनके रिजल्ट्स को आप अपने पास जमा कर लेते हो। इसको हम कहते हैं मेटा एनालिसिस, ठीक है। मेटा एनालिसिस, मेटा मतलब बिग लेवल के ऊपर जो आप एनालिसिस कर रहे हो। क्या किया मेटा एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव स्टडीज पीछे हो चुकी हैं सारे, उनके रिजल्ट्स को आपने कंबाइन करके अपने पास जो है वो रखा है। इसको हम कहते हैं मेटा एनालिसिस। मेटा सिंथेसिस में क्या करते हैं हम, मेटा एनालिसिस और मेटा सिंथेसिस में ना सिर्फ स्टडी का डिफरेंस है। मेटा एनालिसिस में हमने क्या किया था, क्वांटिटेटिव स्टडीज के रिजल्ट्स को पूल अप किया था, ठीक है। और मेटा सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, जो क्वालिटेटिव स्टडीज होती है ना उनके रिजल्ट्स को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। मेटा एनालिसिस में क्वांटिटेटिव को हमने उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करना है और मेटा सिंथेसिस में हमने क्वालिटेटिव स्टडीज के रिजल्ट्स को कंपाइल करना है। तो ये मेटा एनालिसिस और मेटा सिंथेसिस का डिफरेंस जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि मिक्स्ड मेथड, ठीक है। मिक्स्ड मेथड में हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च भी इन्वॉल्व होती है और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है जी। तो हमारे पास स्ट्रेटेजीज में हमारे पास सिस्टमैटिक रिव्यू है, मेटा एनालिसिस है, मेटा सिंथेसिस है और मिक्स्ड मेथड है। ये हमारे पास स्ट्रेटेजीज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास मिक्स मेथड में आपको पता चलेगा ना, क्वालिटेटिव भी इन्वॉल्व होगा और क्वांटिटेटिव भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। दोनों लेवल जो है वो इसके अंदर, दोनों रिसर्चेज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। सॉरी मैम, ये तो लिटरेचर की टाइप्स भी है ना? लिटरेचर की टाइप्स ऑफ मेटा एनालिसिस, मेटा सिंथेसिस को कह सकते हैं। सिस्टमैटिक रिव्यू को नरेटिव आती है ना उसमें? हाँ जी, सिस्टमैटिक और नरेटिव, मेटा एनालिसिस, जी मेटा जी वो, हाँ वो आ सकती है सिस्टमैटिक और नरेटिव, लेकिन अब इनके साथ लगा हुआ है रिव्यू, मतलब हम रिव्यू कर रहे हैं। आप कह सकते हो लिटरेचर रिव्यू की भी टाइप जो है ना सिस्टमैटिक रिव्यू है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है ये स्ट्रेटेजीज है। वैसे अभी हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए जो स्ट्रेटेजीज यूज होनी है ना हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक रिव्यू हो गया, मेटा एनालिसिस हो गया, मेटा सिंथेसिस हो गया और मिक्स्ड मेथड हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड चीज थी वो थी लेवल्स, ठीक है। हम बेस्ट रिसर्च एविडेंस के लिए लेवल्स को भी यूज करते हैं, ठीक है। तो लेवल्स कौन कौन से होते हैं, आपकी बुक में इस तरह से पिरामिड जो है वो बना होगा, ठीक है। उसको आपने देखना है। लेवल्स ऑफ रिसर्च एविडेंस जो है उनमें हमारे पास आपको पता है कि जो सबसे पहले सिस्टमैटिक रिव्यू आता है जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी, ठीक है। यहाँ पे हमने सिस्टमैटिक रिव्यू पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली अप्रेज करते हैं। ये सबसे पहले जो है लेवल 1 पे आता है सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। सेकंड नंबर पे आता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। अब आपकी बुक के अंदर ना एक एमसीक्यू भी है कि आरसीटी जो होता है ना उसको हम वैसे रिसर्च एविडेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट रिसर्च एविडेंस कहते हैं आरसीटी को, ठीक है। लेवल इसका दूसरा है, लेकिन अगर आपने सबसे ज्यादा मतलब ऑथेंटिक रिसर्च होती है ना वो करनी होती है तो हम रैंडमाइजेशन को जो है ना वो ज्यादा प्रमोट करते हैं। आरसीटी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिसर्च एविडेंस प्रोवाइड करता है हमें किसी भी रिसर्च के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आरसीटी हो गया। उसके बाद क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी थर्ड लेवल पे आता है। नेक्स्ट हमारे पास मिक्स्ड मेथड है लेवल 4 पे। ये लेवल अच्छे से याद करने हैं।
लेवल 5 में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल स्टडी आ जाती है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का भी आपको पता है, डिस्क्राइब करना होता है, कोरिलेशन में रिलेशनशिप बयान करते हैं। लेवल 6 में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव स्टडी आ जाती है। लेवल 7 में हमारे पास जो है ना वो ओपिनियंस आ जाती हैं। कोई भी एक्सपर्ट बंदा है या कोई भी हमारी ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास नॉलेज है, वो आपको ओपिनियंस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपके पास लेवल 7 में आ जाते हैं, ठीक है। लेवल 1 हो गया हमारे पास सिस्टमैटिक रिव्यू वगैरह, ठीक है। लेवल 2 आरसीटी, लेवल 3 क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, लेवल 4 मिक्स्ड मेथड, लेवल 5 है डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल, और लेवल 6 में आता है डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव, और लेवल 7 में आता है हमारे पास ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये 7 जो है हमारे पास लेवल्स हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के। कभी कभी इस तरह से भी levels of evidence based practice, what is evidence based practice and draw the levels of evidence based practice, ठीक है। तो उसमें आपने जो है वो ये पिरामिड ड्रॉ करना है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास जो था वो गाइडलाइंस थी, ठीक है। गाइडलाइंस हमने थर्ड बार पढ़ा था, यहाँ पे स्ट्रेटेजीज होगी हमारे पास, लेवल्स भी हो गए, अब लास्ट था हमारे पास गाइडलाइंस, ठीक है। तो गाइडलाइंस में हमारे पास आपको सिंपल मतलब बताइए कि किस तरह से गाइडलाइंस होती हैं, वो हमारे पास होती हैं जो कि हम यूज करते हैं कोई किसी भी रिसर्च एविडेंस को मजीद बेहतर बनाने के लिए। मतलब आपको कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आप इस तरह से रिसर्च करें, आप इस तरह से रिसर्च करें, तो वो गाइडलाइंस जो है वो फिर आपकी यूज होती है रिसर्च को मजीद बेहतर बनाने के लिए, ठीक है जी। तो ये जो था ना वो आपका फर्स्ट चैप्टर है। अब आप जब इसको रीड करेंगे अपनी बुक से, ठीक है, उसको सामने रखते हुए, तो आप जो है वो अच्छे से इसको गो थ्रू कर लेंगे। जो सेकंड चैप्टर है ना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाला, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग, उस दिन जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया ना उसके अंदर उसके मैक्सिमम टॉपिक्स जो है ना वो कवर हो रहे हैं, ठीक है। उसका प्रोसेस है मेनली, मैं थोड़ा सा जो है वो आपको इस स्लाइड्स में से भी दिखा देती हूँ। उसके अंदर ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर आपको स्क्रीन शो हो रही है, नए वाली स्क्रीन मतलब पुराने वाली नहीं। जी मैम जी। ना आपने जो चीजें जो है वो देखनी है, ठीक है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये रिसर्च की वही डेफिनेशन है, ठीक है। जो चीजें थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखाऊंगी इसमें से सिर्फ। अच्छा, ये रिसर्च की डेफिनेशन थी, ये हमने इसका इंट्रोडक्शन सारा जो है ना वो रीड आउट कर लिया हुआ है, ठीक है। ये रोल है इन रिसर्च पार्टिसिपेशन में, ये हमने जो अभी भी रीड आउट किया। बीएसएन वाले क्या करते हैं, मास्टर्स डिग्री वाले जो हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, डॉक्टरल डिग्री वाले क्या करते हैं, और पोस्ट डॉक्टरल वाले क्या करते हैं, ये रोल है इनका, ये भी हमने रीड आउट कर लिया है, ठीक है ना। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, ठीक है, इंपॉर्टेंस उसकी थोड़ी सी मेंशन है। रिसर्च की क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने पढ़ा, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन और कंट्रोल, ठीक है। और उसके बाद क्वालिटेटिव की टाइप्स, क्वांटिटेटिव की टाइप्स हमने रीड आउट की हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, ये क्वालिटेटिव की टाइप्स हैं, ये भी हमने रीड की हैं। आउटकम रिसर्च आपका ज्यादा से टॉपिक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस भी हो गया, ठीक है। एक चीज वेरिएबल्स था जो मैंने आपको यहाँ से ना रीड आउट करवाना था थोड़ा सा। हाँ, सेटिंग, रिसर्च की सेटिंग का भी आपको पता होना चाहिए कि एक नेचुरल सेटिंग होती है, एक लेबोरेटरी सेटिंग होती है, और एक मल्टी साइट स्टडीज नहीं ज्यादा यूज करते, बस नेचुरल सेटिंग, लैब सेटिंग और पार्शियल नेचुरल सेटिंग है, वो आपने याद रखनी है। 3 तरह के सेटिंग्स हम यूज करते हैं, ठीक है। मेरे लिए आपका ये था वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल मैंने उस दिन आपको ना फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, लेकिन थोड़े से वेरिएबल्स जो है ना वो रह गए थे, ठीक है। उसकी टाइप्स हमने ज्यादा नहीं थी कि बस वेरिएबल्स की टाइप देखते हैं, हम लेक्चर ज्वाइन करते हैं जो है ना। वेरिएबल की टाइप्स में हमारे पास हेट्रोजेनियस वेरिएबल होता है, यानी जो डिफरेंट होते हैं, होमोजेनियस जो सेम होंगे, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जो पॉइंट्स के बाद आगे चलते जाते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें 1.333, 1.7, ठीक है। तो जो वेरिएबल जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, आगे चलते जाते हैं, उनके नंबर्स जो होते हैं वो भी कोई वैल्यू मेंशन होती है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल जो एक ही नंबर होता है, फिक्स नंबर, जैसे 0, 1, 2, 3, ठीक है। इसके ये नहीं है कि 1 पॉइंट कुछ या 1.5, 1.566 इस तरह से कुछ नहीं है, बस एक ही नंबर होता है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है।
कैटेगोरियल वेरिएबल होते हैं। कैटेगोरियल वेरिएबल कौन से होते हैं? जिसमें हम, जिस तरह के ब्लड ग्रुप है आपका A B O, ठीक है, कैटेगराइज कर देते हैं हम जिसके अंदर, ठीक है। डाइकोटोमस वेरिएबल होते हैं, दो ही होते हैं जिसमें दो वैल्यूज होती हैं, जिसमें कि हम कहते हैं कि जेंडर आपका क्या है, मेल है फीमेल है, ठीक है। दो वेरिएबल, दो जो है ना वैल्यूज होती हैं, उसको हम कहते हैं डाइकोटोमस वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, और डिपेंडेंट को भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है जी। तो आज का था ना हमारा लेक्चर, ये स्टेप्स थे कुछ क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। क्वालिटेटिव के स्टेप्स जो है वो हमने उस रीड आउट कर लिए, ठीक है। पहली स्लाइड के अंदर ही थे वो स्टेप्स वगैरह, वो आपने कर लेने अच्छे से स्टेप्स इसके। क्वांटिटेटिव जो है ना वो लेक्चर कवर हो जाता है। ये हिस्ट्री है थोड़ी सी मैंने मेंशन की, ये भी हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो ये जो था ना आपका आज का लेक्चर इतना ही था। आपने जो नोट किया उसको अच्छे से जो है वो आपने पढ़ लेना है एक दफा, ठीक है। बुक जो है वो आपने अपनी एक दफा गो थ्रू करनी है। इसके अलावा जो मैं आपको नोट्स, जो मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर जो है वो सेंड करूंगी, ठीक है, वो भी आपने अच्छे से रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। तो